हेलो जूनियर्स, आपकी एग्ज़ाम अभी काफ़ी पास आ गई है। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए जो आपके कोर्स के ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें सिलेबस पढ़ते समय समझ में नहीं आती कि इसमें से क्या पढ़ें। बहुत मोटी मोटी बुक्स रहती हैं और एग्जैक्ट क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वो सब चीज़ें एग्जैक्टली समझ में नहीं आती हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा है ऐसे ही सब्जेक्ट्स के लिए एक सीरीज़ चलाने का, जिसमें मैं ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स कवर करूं जिससे कि आपको हेल्प हो जाए समझने में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक मैं फिजियोलॉजी का उठा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहली जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, 1 से 2 नंबर में पूछी जाने वाली, वो है डेफिनेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑक्सीजन का इनटेक प्लस हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस कि वो जो ऑक्सीजन लेने के बाद जो बाय प्रोडक्ट CO2 निकला उसको सेल्स के द्वारा एक्सपेल आउट करना और बाद में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिर्फ अगर हम बोलें कि ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 को बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन हो जाती है, रेस्पिरेशन की नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको टाइम दूंगा, आप ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो MCQ में पूछे जाने वाला पार्ट है कि किस एज में रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब न्यूबॉर्न होता है हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, न्यूबॉर्न जो होता है उसका 30 से 60 पर मिनट जो है रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट, जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब थोड़ा सा बच्चा जो बड़ा हुआ, उसका 20 से 40 पर मिनट जो है ये रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट आते हैं लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में आप देख सकते हैं 15 to 25 पर मिनट, ये जो है ये लेट चाइल्डहुड में रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट आता है एडल्ट। एडल्ट में 12 to 16 पर मिनट जो है ये रेस्पिरेटरी रेट होता है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, 12 to 16 और भी कुछ होता है। हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, 12 to 16। अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये जो डेफिनेशन और नीचे की वैल्यूज़ लिखवाइए उसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैं बोर्ड पे आपको मेन टॉपिक्स बताता जाऊंगा। उसके बाद जो उसके अंदर कंटेंट लिखना है उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चीज़ को समझाने के बाद उसकी व्यवस्थित डेफिनेशन स्क्रीन पे आपके प्ले हो जाएगी, उसको आप पॉज करके और लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है 2-2 नंबर के, और आपको डिफ्रेंशिएट करना वहाँ पे आना चाहिए। जनरली बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इनका एक्सचेंज होना लंग्स और ब्लड के बीच में, यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो अंदर हो रहा है, यानी जो ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। इनकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे प्ले हो जाएगी, उसे आप पॉज करके और लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आता है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। फेजेस में सिंपल है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और एक्सपिरेशन मतलब CO2 को बाहर छोड़ना। इतना ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप पॉज करके और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि एनाटॉमी नहीं जाननी है हमें यहाँ पे, उसमें बोन्स कौन सी है, कौन सी बोन पे वो डिवाइड हो रहा है, कौन सी वर्टिब्री पे डिवाइड हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें नहीं जाननी है इसमें, कि उसका एनाटॉमिकल फंक्शन किस हिसाब से होता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा जो लंग्स की लेयर होती है उसे प्लूरा कहा जाता है। मतलब कि जो अंदर हमारा लंग्स है उसमें एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पैराइटल पार्ट और एक विसरल पार्ट। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है। अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए विसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विसरल लेयर हो गई, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ होती है, देखो जहाँ पे हाइलम होता है, हाइलम क्या होता है? जहाँ पे जो हमारा लंग्स होता है, ये मान लीजिए कि अगर लंग है हमारा
तो जिस पॉइंट पे सारी यहाँ पे वीन्स या जितनी भी चीज़ें एंटर हो रही हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये इसे हाइलम कहा जाता है। ठीक है, ये हाइलम है। किडनी में भी हाइलम होता है, जो भी ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ से ये एंट्री पॉइंट होता है उसे हाइलम कहते हैं। तो जो हाइलम का पॉइंट होता है वहाँ पे पैराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हाइलम है तो ये आ रही है हमारी पैराइटल लेयर, ये है अंदर वाली विसरल लेयर, तो हाइलम पे दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें बेसिक पॉइंट पता होगा। अब देखते हैं इंटरप्लूरल स्पेस या इंटरप्लूरल कैविटी क्या होती है। ये इन दोनों इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हमने बोल दिया इंटरप्लूरल, दो प्लूरा के बीच की स्पेस इंटरप्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंटरप्लूरल फ्लूइड। इसके बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड की थिन मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड भरा हुआ है, एक बहुत थिन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है फ्लूइड की, उसे बोलते हैं हम इंट्राप्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब इस जो फ्लूइड होता है इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है। पहला इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है दोनों लेयर्स के बीच में, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये दोनों जो लेयर्स हैं ये आपस में घिसे ना, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो उसको बचाने के लिए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है नेगेटिव प्रेशर प्रोवाइड करना। अब इसका क्या मतलब है, ये जनरली बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि अगर नीचे पानी होता है, मान लीजिए कोई प्लेट है जिस पे थोड़ी सी वो गीली है, उसके ऊपर हमने कोई ग्लास रख दिया, ठीक है, तो वो जब कई बार ऐसा होता है ग्लास को उठाते हैं तो उसके साथ प्लेट भी उठ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि उनके बीच में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया कि अगर मैं इस लेयर को उठाऊंगा तो ये भी उठ जाएगी। क्यों? उसके बीच में जो थिन लेयर ऑफ लिक्विड है उसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट होता है। तो यही काम यहाँ पे हमारा इंटरप्लूरल फ्लूइड करता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो विसरल सरफेस है, ठीक है, जो अंदर वाली सरफेस है वो लंग्स के इनर सरफेस से जुड़ी हुई है, और जो पैराइटल सरफेस है ये रिब्स वगैरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये सांस ली, ठीक है, लंग्स बड़े हुए, ये बाहर की तरफ गई दोनों, पर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ जो अंदर विसरल वाली लेयर है ये ही वापस अंदर आ जाए और ये बाहर ही रह जाए, इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। उसको बचाने के लिए ये जो अंदर फ्लूइड है ये काम आता है और दोनों ही लेयर को साथ में बाहर ले जाता है और साथ में ही अंदर लेके आता है। ठीक है, तो ये दो काम हो गए इसके। इनका जो भी थ्योरी पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आता जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी उसे नोट करते जाइए साथ में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट। देखिए अब क्या होता है कि ये जो इंटरप्लूरल कैविटी है ये कभी कभी एक्सपांड करने लग जाती है। क्यों? कभी उसमें लिक्विड भरने लग जाता है, कभी हवा भरने लग जाती है। तो ऐसी 3-4 क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो एक्सपांड करने लग जाती है। देखिए अगर उसमें एयर भर रही है उसकी वजह से एक्सपांड हो रही है तो उसको बोल दिया अपन ने न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो जो वर्ड है वो एयर के लिए यूज होता है। अगर पानी भरने लग गया तो बोल दिया हाइड्रोथोरैक्स। ठीक है, छाती में पानी भर गया, हाइड्रोथोरैक्स। अगर ब्लड भरने लग गया, ठीक है, ब्लड का एक्यूमुलेशन उसके अंदर हो रहा है तो हमने उसे बोल दिया हीमोथोरैक्स। अगर पस का फॉर्मेशन होने लग गया तो बोल दिया पायोथोरैक्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। हाँ जी भाई साहब, तो अब आता है हमारा ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। इसमें पहले थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो पूरा ट्रैक्ट है हमारा नोज से लेके लंग्स तक का, उसे 2 भाग में डिवाइड किया है, अपर और लोअर। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो नोज से लेके लैरिंग्स तक जो रहता है ट्रैक्ट, उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से लेके लंग्स तक पूरा नीचे तक का जो रहता है उसे बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही अंदर आता है हमारा ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री पे। इसमें हम देखें सबसे पहले हमारा ट्रैकिया था। ठीक है, ट्रैकिया जो है डिवाइड हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकस में। ठीक है, ब्रोंकस सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल टर्म में ब्रोंकाई बोलते हैं। तो प्राइमरी और प्राइमरी लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो गया हमारा ट्रैकिया। वो दोनों लंग्स के अंदर गया। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होगा फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकियोल में। ठीक है, हमें एक चीज और याद रखनी है कि जब ये डिवीजन चल रहा है तो इनकी
हर पार्ट की लेंथ और डायामीटर दोनों ही कम होते जा रहे हैं, डायामीटर प्लस लेंथ दोनों ही कम होते जा रहे हैं। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल आया, ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ये पता कैसे चला कि टर्मिनल ब्रोंकियोल आ गया? तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि जो डायामीटर है वो 1 mm या उससे कम हो जाए। ठीक है, डिवाइड होते जा रहा है, डायामीटर कम होते जा रहा है। जब वो डायामीटर 1 mm या उससे कम हो जाएगा तो हम बोल देंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है इसका डायमीटर 0.5 mm या उससे कम होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है 1 mm और 0.5 mm ये भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये MCQ में पूछी जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पे आके जो डिवीजन है वो खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। डिवाइड ये आगे भी होगा, पर जब हम ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली इतना ही हमें डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद का जो है पोर्शन वो रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर आ जाएगा, तो वो हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है, उस पर भी चलते हैं। एक छोटी सी बात यार याद रखना, जो भी लोग ये वीडियो सिर्फ देखते जा रहे हैं और खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं या उसे किसी भी फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, भले रफ कर लो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको ये सब इतना याद नहीं रख पाओगे। थोड़ा बहुत उसके बारे में नोट्स या छोटा अपने हिसाब से रफ फॉर्म में उसको लिखते चलना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेटरी यूनिट पे। ठीक है, अपन ने ब्रोंकियल ट्री पढ़ लिया। ब्रोंकियल ट्री की जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट में एंटर हो गए अपन। रेस्पिरेटरी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक दो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स मानी जाती है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है मेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसी पोर्शन के अंदर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तक तो पढ़ लिया था। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद आती है हमारी एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के बाद आता है एल्वियोलर सैक। ठीक है, एल्वियोलर सैक तक आ गए। इसके बाद एल्वियोलर सैक की जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, एल्वियोलर सैक, उसके अंदर कैविटी में घुसे एंट्रम। उस कैविटी में बहुत सारे छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्लूरल वर्ड है, एल्वियोलस उसका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। अब एल्वियोलाई में पॉइंट क्या याद रखना है कि एल्वियोलाई का जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 0.5 mm तक होता है। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का अपन ने 0.5 पढ़ा था, उसके और अंदर गए और छोटा हो जाएगा, 0.2 से 0.5 की रेंज में इसका डायामीटर हो जाएगा। और जो एल्वियोलस की जो लेयर सॉरी जो लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। एक छोटा सा पॉइंट जो फिलहाल अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है, उसकी थोड़ी सी एक हिंट हम देख लेते हैं। ये जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं ना, एल्वियोलस जो एंड में पहुँचे, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 1 होता है वो 95% पोर्शन बनाते हैं। इसमें मोस्टली स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो होता है, और जो एक्सचेंज का काम है गैसेस का वो ये वाले टाइप 1 सेल करते हैं। और टाइप 2 जो होते हैं वो आपने सुना होगा जब आप नीट में पढ़ के आए होगे, एल्वियोलर फ्लूइड या लंग सरफेक्टेंट। ठीक है, तो ये जो 5% जो बाकी के टाइप 2 सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। किस चीज़ का? लंग सरफेक्टेंट का। ठीक है, तो अगर न्यूमोसाइट्स करके क्वेश्चन आता है 2 नंबर में तो उसमें आपको ये 2 टाइप के लिखने हैं, टाइप 1 टाइप 2। फर्स्ट स्क्वेमस 95% जो एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। टाइप 2 क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ है और सिक्रीशन का काम करता है लंग सरफेक्टेंट का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि जितना मैं बता रहा हूँ या जितना आपकी स्क्रीन पे थ्योरी आ रही है क्या वो सफिशिएंट है? हाँ, वो बहुत सफिशिएंट है आपकी एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। जितने भी पेपर्स अभी तक आए हैं उन सब की स्टडी करने के बाद जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उतना करके जा सकते हैं।